स्टूडेंट्स वेलकम टू कोर क्लासेस। आप सभी का कोर क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स आपने कमेंट में लिखा था कि आपको BCHCT 131 के लिए जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो भी अपलोड कीजिए। तो उसी वीडियो को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशंस को शेयर करने की ट्राई करेंगे। तो उसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो आज क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है BCHCT 131 कोर्स कोड के लिए, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। उसके पोस्टुलेट्स देने हैं, 5 पोस्टुलेट्स पूछा है। तो फर्स्ट इज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिविजिबल नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही एटम है। और ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे उनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे, उनको हम आइडेंटिकल बोलेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होगी। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, और एलिमेंट ए के जो मासेस होंगे एटॉमिक मासेस, और एलिमेंट बी जो है उसके एटॉमिक मासेस होंगे, वो दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अ कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अगर हम एक एलिमेंट्स को से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो जो फॉर्मेशन होगी उसका नाम होगा कंपाउंड। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जस्ट इसको आप चेंज कर सकते हो न्यू सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में आप चेंज कर सकते हो, बट इसको क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा कि अब एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Next question is calculate de Broglie wavelength associated with an atom object having mass and velocity is given। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में, रिवीजन में भी और लेक्चर वीडियो में भी समझाया था। जहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्ड आ जाए वहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर देना है। दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और लैम्डा जो है वेवलेंथ होगा एच इज ब्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम एंड वेलोसिटी इज वी। तो एच इज ब्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमें लर्न है, मास गिवन है क्वेश्चन में तो हमने गिवन में लिख दिया, और वेलोसिटी भी हमने गिवन सेक्शन में लिख दिया है। टू फाइंड सेक्शन में लिखा है वेवलेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर्स बुक में कई बार लिखा होता है, लेकिन मैंने इसको स्टेप वाइज आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे देखिए 6.626 ऑलरेडी लिखा है, 10⁻⁻34 है। मैंने इस 10 जो पार्ट 2 है 10 स्क्वायर, उसका नेगेटिव वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे वो पॉजिटिव साइन आएगा। और ये जो 10 है नीचे, इसका पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। 2.2 एज इट इज रिमेन इन द डिनोमिनेटर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर आपके पास ये आंसर आता है, और बेसिस सेम है तो इन सभी जो पार्ट्स हैं उनको हम एडिशन कर लेंगे उनका। तो हमारे पास डेसिमल को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 3.01 10⁻⁻41 मीटर आंसर आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेथड इन्वॉल्व्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डायनामिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको हम एच के साथ डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका,
it is the Hamiltonian operator for any system. It corresponding to the Schrodinger equation, that is H psi is equals to E psi. We know that very well. The Schrodinger equation is solved for the system and its solution gives wave function, only those wave function which are acceptable and which are well behaved. और उसका थर्ड कंडीशन होता है कि उसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइगन फंक्शंस बोलते हैं और उसके जितने भी एनर्जी वैल्यूज होंगे उनको हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी सिस्टम के वेव फंक्शन के बारे में, दैट इज साई के बारे में मिलती है, इट प्रोवाइड्स अ recipe for calculating the values of dynamic variables. Next question. Explain why nitrous oxide is paramagnetic and यहाँ पे जो उसका कैटाइन है, it is a cation of nitrous oxide is diamagnetic. I have already explained to you कि यहाँ पे दो क्लू हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है। फर्स्ट क्लू इज यहाँ पे प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वर्ड है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी हैव टू डू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वी हैव टू कंसीडर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर द हेटेरो एटम्स, एक हेटेरो एटम है, हेटेरो मॉलिक्यूल है और उसी का यहाँ पे कैटाइन है, तो ये दूसरा क्लू है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई MOT। नाइट्रस ऑक्साइड का आपको पता है, नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देखें तो नाइट्रोजन का जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के 8 है, और अगर हम इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखें तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। इसका ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, 1s2, मतलब कि 1s सिग्मा एंड सिग्मा स्टार में ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ग्राउंड स्टेट पे और एक्साइटेड स्टेट पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनाता हुआ यह हो जाएगा स्टार सिग्मा स्टार, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग 1s2 ऑर्बिटल। सिमिलर केस आपको देखेगा 2s2 में, लेकिन जो मेन है हमारा चेंजेस है वो है 2p3 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2p3 मतलब एक ऑर्बिटल x ऑर्बिटल में है, दूसरा py एंड थर्ड pz ऑर्बिटल में है। तो एक ऑक्सीजन और दूसरा एक नाइट्रोजन और दूसरा दोनों ही कंबाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के। यहाँ पे देखिए आप 2px में 2 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और py में 1, सिमिलरली फॉर z ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल का, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2px में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है रिमेन, एक इलेक्ट्रॉन रिमेन है, और यहाँ पे 2py का ऑर्बिटल, यहाँ से 2py का ऑर्बिटल आएगा और 2pz का भी सिमिलरली आएगा। तो इसमें से आप देख रहे हो 2px का एक ऑर्बिटल जो है वो लेफ्ट है, वो कहाँ पे चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो इसको देखते ही हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखा दिख रहा है और किस पैटर्न में लिखना है वो भी दिखा है। यहाँ पे यही समझ में आता है कि जो 2py और 2pz ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सेम है, दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसीलिए इनको हमें एक ही सेक्शन में लिखना है। अब उसके बाद कैटायन की बात करें तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे ही लिखी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो रिमूव करने के बाद दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इन द 2p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रिमेनिंग, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो इसका कैटायन फॉर्म है वो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो अगला सेक्शन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो लास्ट वैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं इसके पाई ऑर्बिटल, उसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है, और नाइट्रस ऑक्साइड में पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो ये शो करता है आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड इफ देयर इज paired of electrons in any particular orbital, then you can say that that particular molecule will be diamagnetic. तो अगर ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का भी हमने दोबारा से एक बार बना के दिखाया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड नाइट्रस एसिड। तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने 1 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नाइट्रोजन का देखिए लास्ट ऑर्बिटल 2,5 है, तो देखिए 3 बना रहे हैं, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहा है लोन पेयर। और यहाँ पे सिमिलरली नाइट्रस एसिड के लिए है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले इसका वर्ड से ही हमें ये पता चल जाता है, ऐसी एनर्जी जो आयोनाइज कर सके, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन इसको डेफिनेशन कैसे प्रॉपरली लिखना है, आयोनाइजेशन किसका होगा, आयोनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म आयन। तो आयन बनाना है अगर हमें, तो एक एटम से आयन बनाना है, तो अगर हमें उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑर्बिटल, पर्टिकुलर एटम, तो अगर हमें लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में एटम में पड़ा होगा, तो जो एटम में आउटर मोस्ट शेल में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, उसको रिमूव करवाना आपको पता है वो रेदर देन इजी रहता है। तो ये उसको रिमूव करवाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड इट्स यूनिट इज ऑब्वियसली एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखिए अगर हम इसका सोडियम की बात करें, सोडियम में से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, लिथियम का लिखा है, लिथियम का नंबर होता है 3 और सोडियम का 11 एंड फॉर पोटेशियम इट इज़ 19। तो यहाँ पे ऑर्गन 4s1 लिखा है। तो अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो प्रॉब्लम, तो इसमें तो सिमिलैरिटी है। इसका मतलब डिफरेंस हमें ढूंढना है नंबर ऑफ द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल 2s है, सोडियम में 3s है, पोटेशियम में 4s है। 2s orbital is little bit situated inner side as compared to 3s and as compared to 4s। तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा हो गया, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, वो है 4s ऑर्बिटल। इसका मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पावर होगा, न्यूक्लियर चार्ज है, वो 4s ऑर्बिटल में ज़्यादा नहीं हो पाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम एंड लिथियम। इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा ईजी है। तो जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जा सकता है, उसका उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, पोटेशियम का, उससे कम सोडियम एंड पर्टिकुलर लिथियम। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है, आप इसको नोट कर सकते हो और इसका रीज़न प्रॉपरली लिखना है, प्रॉपरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करके ही आंसर लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, What is Hund's rule? Give suitable example. This rule states that in a given energy level, कोई particular energy level है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ an unpaired electron will be maximum। इसका मतलब होगा
इलेक्ट्रॉन जो फिलअप हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो सबसे पहले जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे उसमें फिल किए जाएंगे और वो भी सिंगली फिल किए जाएंगे। उसके बाद जब पूरा ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट इट्स पेयरिंग। एग्जाम्पल कार्बन की अगर करें तो 1s2 2s2 सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद उसको पेयरिंग किया जाएगा, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल। अभी 2p ऑर्बिटल जो है उसका px py pz ऑर्बिटल होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा 2px ऑर्बिटल में, उसके बाद 2py में, नॉट इन 2px अगेन। तो पेयरिंग पहले तब होगी अगर तीनों ऑर्बिटल अनपेयर्ड फिल हो जाएंगे, सिंगली फिल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है फेरिक आयन। फेरिक आयन, फेरस आयन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। ज़्यादातर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाते हैं, कॉपर के लिए भी आ जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटॉमिक नंबर फ्रॉम 21 to 30 आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस एज वेल एज फॉर एटम यू हैव टू रिवाइज। तो ये जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आपको पिछली जो लेक्चर वीडियोस है उसमें भी मिल जाएगी, उसके अलावा रिवीजन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेरस का जो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ आर्गन 3d6 4s2 है। फेरिक का अगर हम देखें यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव का मतलब है हमें वी हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में से जो गए हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में से गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा रिमूव करने से जो डी ऑर्बिटल है इट विल बी अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज मोस्ट स्टेबल एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑल्सो मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू partially filled electronic configuration. Next question is we have to write hybridization of carbon atom in 1,3-butadiene. This is the 1,3-butadiene. तो हमें हर एक for each carbon we have to assign their hybridization. In this case जो कार्बन है it is joined with डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मैं इससे पहले आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगी sp2। आप यहाँ पे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड्स हैं और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी 2 है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाएंगे 1 और सिंगल बॉन्ड में दिखाएंगे 3 का कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन 1 का 3 और 2 का है 2 ही रहेगा। तो कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ सिचुएटेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो यहाँ पे कार्बन देख सकते हैं आप सिंगल बॉन्ड से भी है और डबल बॉन्ड से भी सिचुएटेड है, तो हम इसको प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो इसका भी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये कार्बन भी सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों के साथ सिचुएटेड है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन हम प्रेफरेंस देंगे sp2 ऑर्बिटल को, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है टर्मिनल पोजीशन पे उसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल का मतलब है n, वी हैव 2। l का मतलब है, तो यहाँ पे 2 के लिए l, ml, ms वैल्यूज लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो है उसका वैल्यू लिखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे, एंगुलर क्वांटम नंबर लिखेंगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, चारों लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है यहाँ पे जो अगर नंबर लिखा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, दैट इज 2। 2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 होती है, 0 के लिए ml की वैल्यू 0 ही रहेगी, और स्पिन हर एक ऑर्बिटल के लिए पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाता है। और n1 वैल्यू के लिए जो ml का वैल्यू है -1 से लेकर +1, -1, 0, +1 होगी। और ईच क्वांटम नंबर के लिए, ईच क्वांटम नंबर ऑफ ml इट विल गिव द
spin quantum number of plus and minus half, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ, 1 के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, -1 के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा फिर थ्योरी हमें यूज़ करना है, वी हैव टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कार्बोनेट आयन। लुईस स्ट्रक्चर जो है, अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर या फिर वैसे पर थ्योरी का एग्जाम्पल अगर हम यूज़ करें फॉर्मूला, जनरल फार्मूला AX3, तो उसमें A हो जाता है सेंट्रल एटम और X हो जाता है उसके साथ जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन एटम इन टिपिकल प्लेनर अरेंजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटिस एनर्जी, वी हैव टू डिफाइन। लेटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ionic solid into gaseous ionic constituents। मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयनिक स्ट्रक्चर, आप इनको लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं, तो 2 हमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड आयन बताने हैं। आगे है ड्रॉ molecular orbital when hydrogen molecule is formed from hydrogen atom। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कैसे molecular orbital शो करता है, तो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा ऑर्बिटल एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फॉर फिलिंग इन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। तो एनर्जी इस तरह से कि आपको डायग्राम बनानी है, यहाँ पे शो करना है सिग्मा क्या है और सिग्मा स्टार क्या है और ये सबके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। मीथेन विद क्लोरीन का मतलब है वी हैव टू chlorination, we have to do chlorination of methane। chlorination of methane in presence of sunlight। बच्चों यहाँ पे sunlight आ जाए इसका मतलब we have to do photolysis। photolysis का मतलब है जो presence of sunlight में होती है photochemical reaction हमें करना है। तो photochemical chlorination of methane is substitution reaction by free radical। यहाँ पे free radical intermediate आएगा, यहाँ से हमें पता चलता है sunlight word से। और उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपको पता है, जब फ्री रेडिकल का बात आ गया तो आपको पूरा इसका जो कंसेप्ट है पूरा लिख देना है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोपिगेशन, प्रोग्रेस होगा, फिर टर्मिनेशन मतलब कि एंड हो जाएगा। सबसे पहले जो क्लोरीन एटम है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे हुआ है, इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं है वैसे। क्लोरीन इज एडेड टू लाइक दिस, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड और ये ब्रेकअप होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें से जो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो हुआ है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा। मीथेन का एक ही पहले सबसे पहले ये कैसे बना है, जो हाइड्रोजन है उसका जो बॉन्ड है मीथेन का टूटेगा और यहाँ पे दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये वाला फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ बनाएगा तो HCl बन जाएगा और इसके साथ कोई भी फ्री रेडिकल अटैच होने के लिए नहीं है ताकि फ्री रेडिकल रिड्यूस हो जाए, इसीलिए एज अ फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे ही बन जाएगा। अब फटाफट से वो बिकॉज these radicals are very unstable so it can immediately क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, यहाँ पे ये भी बॉन्ड ऐसे टूटेगा और जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कंपेयर जो एडिशन होकर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और जो स्टार्टिंग में बना था फ्री रेडिकल वो एज इट इज रिएक्शन में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट का मतलब है मिथाइल फ्री रेडिकल विल ज्वाइन विद मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल विल ज्वाइन विद क्लोरीन फ्री रेडिकल टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल and chlorine free radical will join with adding up with methyl free radical to form methyl chloride and methyl free radical as it is। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आई होप आपको हमने मोर देन 50% क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा
और उसके बाद हम जल्दी ही BCSCD 133 और BPHCD 131 के लिए BMTC 131 के लिए अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करने वाले हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ like the video and subscribe our channel so that you can find our notification when we'll upload the new concepts for you, or you can easily able to revise for your particular subjects। तो इस वीडियो के साथ हम ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।